हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका PW जेई हिंदी मीडियम चैनल पर। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीमा, सांतत्यता एवं अवकलनीयता। इसको कहा जाए तो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए ये एक बैकबोन होता है। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग AOD पढ़ पाएंगे, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ पाएंगे और बाकी सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप इस लेक्चर के लेक्चर नोट्स चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर इन लेक्चर के लेक्चर नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर PW के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, PW हमारे देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आज ही जाकर PW से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सीमा, सांतत्यता एवं अवकलनीयता। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होने वाले हैं सीमाओं की मूलभूत प्रमेय, अनिवार्य रूप, अनिवार्यता को हटाने की विधियां, परिमेयकरण, मानक सीमाएं, प्रतिस्थापन, प्रसार सूत्र, और फिर कुछ और आएंगी अनंत सीमाएं, चरघातांक की सीमाएं, सैंडविच प्रमेय, सांतत्यता की परिभाषा, असांतत्यता के प्रकार, मध्यमान प्रमेय, और फिर फाइनली हम लोग पहुंचेंगे अवकलनीयता की तरफ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था और लास्ट में ITF वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी और कहा था कि इन ग्राफ्स को याद करके आना, तभी आगे की चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने थोड़े बहुत उसको रिवाइज किया होगा, ग्राफ याद किए होंगे। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हल्का फुल्का सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर आप पढ़ के आए हैं तो अगले कुछ समय तक हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बातें करेंगे, किस तरह के सवाल इस पे पूछे जाते हैं। एक बार फटाफट से हल्का फुल्का सा अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वापस से देख लेते हैं और फिर इस पे कुछ सवाल करते हैं और फिर अपने आज के चैप्टर LCD की तरफ हम लोग मूव करेंगे, है ना। तो रेडी हो जाइए सभी लोग। अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है, प्रतिलोम फलन अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार पिछले वीडियो में लास्ट के 15 मिनट जाके देख ले। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने त्रिकोणमितीय फलनों को कैसे बनाया, कैसे इनको हम लोग एग्जिस्टेंस में लेके आए, है ना। तो सबसे पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपना होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ध्यान से सुनते रहना, काम की बातें बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतने से काम हो जाएगा। इसमें प्रांत जो होती है वो -1 से 1 होती है और परिसर जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये 3 काम की चीजें हम लोगों को याद रखनी है, ये ऐसा, ये ऐसा, और 3 ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले हम लोग देखेंगे। इनकी मदद से मैक्सिमम काम हो जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मैं बाकी 3 को भी लेकर आ जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जो जो बताता जा रहा हूं उसको सीखते जाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है अपना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का भी जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। परिसर जो है वो इसका 0 से पाई में हो जाता है। और इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, -1 पाई 1, ठीक है। ये दूसरा ग्राफ याद रखना। 2 ग्राफ ये सबसे जरूरी है, एक्चुअली तीसरा भी है, tan वाला भी हम लोगों को याद होना चाहिए। ये और ये ऐसा कुछ रहता है, इसमें 0 पे मान 0 रहता है, इसमें 0 पे मान π/2 रहता है, ठीक है। तीसरी चीज पर आ जाता हूं मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसमें जो प्रांत रहती है वो सभी वास्तविक संख्याएं रहती है और परिसर जो रहता है वो -π/2 से π/2 दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मैक्सिमम मान π/2, न्यूनतम मान -π/2, और जो चीज़ें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, π/2 -π/2, ग्राफ अनंत से लेकर अनंत तक जाता है। ये 3 बातें हम लोगों को, ये 3 ग्राफ एक्चुअली में हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कुछ मान भी हम लोगों को याद होने चाहिए।
है ना। कौन से मान याद होने चाहिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। कम से कम इतने मान आपको याद होने चाहिए। और अगर अभी तक आपने त्रिकोणमिति वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ के आओ। पहले जाके त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ के आओ। पहले जाकर त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ के आओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अपना थीटा 0 डिग्री पर, π/6 यानी कि 30 डिग्री पर, π/4 यानी कि 45 डिग्री पर, π/3 यानी कि 60 डिग्री पर, π/2 यानी कि 90 डिग्री पर, पाई यानी कि 180 डिग्री पर, और 2 पाई यानी कि 360 डिग्री पर। एटलीस्ट इतने मान हम लोगों को इनके लिए पता होने चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता है तो अब याद कर लो। ये होता है 0, 1, 0, ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√3, ये होता है 1/√2, ये भी 1/√2, और ये 1 √3/2, 1/2, √3, 1, 0 अपरिभाषित, 0, -1, 0, 0, 1, 0। एटलीस्ट इतने मान तो हम लोगों को एकदम रटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये सारी बातें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखो, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हो तो पहले त्रिकोणमितीय फलन तो आना जरूरी है ही। ठीक है, इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ हल्की फुल्की सी बातें मैं पूछता हूँ तुमसे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जैसे कि इस सवाल को करने की कोशिश करें हम लोग कि कॉस इनवर्स 1/2 कब होगा। तो अब कॉस इनवर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये मैं हल्का फुल्का समझाता हूँ। कॉस इनवर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये मैं हल्का फुल्का समझाता हूँ तुमको। इसको जो अपना त्रिकोणमितीय फलन होता है ना उसका उल्टा पढ़ो। अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉस π/3 1/2 होता है तो मैं क्या कहूँगा, कॉस इनवर्स 1/2 π/3 होता है। तो जब भी तुम्हें ऐसी चीज पूछी जाए कि कॉस इनवर्स 1/2 क्या है तो तुम्हें दिमाग में क्या लाना है कि ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका कॉस 1/2 हो जाता है। ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा कॉस होता है ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका कॉस ले लें तो 1/2 आ जाता है। तुरंत से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि π/3, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा अपना, ये वाला पार्ट हो जाएगा π/3, ये वाला पार्ट हो जाएगा π/3 प्लस, जैसे कि अब इसमें तो आ गया माइनस। सर माइनस का क्या करें, तो कोई बात नहीं ना, तुम ये सोचो कि tan इनवर्स -1/√3 ये किस कोण पर मिलेगा। अगर तुम डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हो कि सर माइनस के मान तो हमको पता ही नहीं, हमको तो प्लस के मान पता है, कोई बात नहीं, तुम इस प्रोसेस को फॉलो कर लो कि मान लिया tan इनवर्स -1/√3 अल्फा है, दोनों तरफ tan ले लें तो ये कितना हो जाएगा, -1/√3 = tan अल्फा। अब हमको ढूंढना तो यही है कि अल्फा का ऐसा कौन सा मान है जिस पर tan का मान -1/√3 हो जाता है। तो एक बहुत ही शानदार सी चीज बताता हूं मैं तुमको, इस ट्रिक को याद रखना तुम्हारा काम हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स x जो है ना, इसका आउटपुट -π/2 से π/2 में होना चाहिए, ये बात याद रखना पहली चीज। कॉस इनवर्स x जो है ना, इसका जो आउटपुट है वो 0 से पाई में होना चाहिए, और tan इनवर्स x जो है ना, इसका आउटपुट -π/2 से π/2 में होना चाहिए। मैं तुमसे बोल रहा हूं बस इतनी वैल्यू याद रख लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बस ये इतनी वैल्यू याद रख लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। सर कैसे, देखो tan वाले में जाओ, tan वाले में 1/√3 कहाँ मिल रहा है, π/6 पे मिल रहा है। तो -1/√3 के लिए क्या करो, इसके आगे सीधा माइनस लगा दो। साइन में और tan में तो सीधा सीधा माइनस लगा दो। जो भी कोण तुम्हें मिल रहा है उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस थीटा कर दो, माइनस थीटा कर दो। कॉस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती चीजें, जैसे √3/2 है और तुम्हें यह पता करना है कि कॉस थीटा -√3/2 कब होगा, तो जो भी कोण है उसको पाई में से घटा के लिख दो। ये बात याद रखना, साइन और tan के आगे अगर ऋणात्मक दिख रहा है, ध्यान से सुनना, साइन और tan के आगे ऋणात्मक दिख रहा है तो धनात्मक वाला जो कोण होता था उसके आगे माइनस लगा दो। कॉस के सामने ऋणात्मक दिख रहा है तो धनात्मक वाला जो कोण होता था उसको पाई में से घटा के लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास tan है। tan अल्फा 1/√3 कब होता है, तो तुम बोलोगे π/6 पे होता है। π/6 पे होता है, बाहर एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा डालो।
अगर कोई तुमसे ये पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा पूछ ले तुमसे कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कितना होगा, तो घबराओ नहीं, पहले ये सोचो 1/2 कब होता है, 1/2 होता है पाई/3 पर, तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई/3 लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना 2π/3। समझ गए क्या बात को? कॉस के केस में पाई में से घटा दो, साइन और टेन के केस में ऐसा का ऐसा ऋणात्मक लगा दो। जैसे साइन वाला भी एक उदाहरण दूं मैं तुमको कि साइन इनवर्स -1/√2, अगर ये पूछा जाए तो 1/√2 कब होता है, पाई/4 पर, साइन है तो बाहर माइनस लगा दो, खत्म, है ना। तो ये कितना आ गया अपना, टेन इनवर्स -1/√3 -π/6 आ गया, ये जो है ये -π/6 है। तो ये कितना हो गया, कोष्टक के अंदर 10π/3 -π/6 यानी कि π/6, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल अगर तुम्हें दिए जाएं तो तुम अब आसानी से कर पाने में सक्षम होने चाहिए। जैसे ये एक छोटा सा सवाल और देता हूं मैं तुमको, π/3 तो ऐसा का ऐसा ही है। अब साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ रहा है, साइन थीटा 1/2 कब होता है, तो तुम बोलोगे सर π/6 पे होता है, लेकिन माइनस है तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा। साइन π/3 प्लस π/6 π/2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1। डन, खत्म। बस यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जान है, इसको अगर तुमने कर लिया तो बातें हो जाएंगी। अब देखो कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। जैसे वहां हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ऐसे बहुत सारे सूत्र देखे थे ना। ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी सूत्र होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या सूत्र होते हैं? सबसे पहला सूत्र होता है अपना साइन इनवर्स, या इसको ऐसे लिखते हैं टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, ये सीधा सीधा एक्स हो जाया करता है। इसका मतलब है अगर बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है तो ये सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। बाहर कॉस है, अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, ये सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। बाहर टैन है, अंदर टैन इनवर्स एक्स है, तो ये सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पहले 3 लिख रहा हूं मैं, अगले 3 में तभी लिखूंगा जब उनमें कुछ अंतर आ रहा होगा, कुछ अलग चीज आ रही होगी, कुछ डिफरेंट हो रहा होगा। अगर मैं बस 3 ही लिख रहा हूं, मतलब ये मान लो कि बाकी 3 में भी वैसा ही काम हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे नंबर पर आती है अपनी ये वाली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, जहां पे चीजें बदलेंगी वहां मैं खुद ही लिख दूंगा, जहां नहीं बदल रही है वहां पे मान लेना कि जो पहले 3 के लिए हो रहा है वही अगले 3 के लिए हो रहा है। अब तीसरी होती है माइनस वाली। माइनस वाली क्या होती है कि माइनस कैसे बाहर आता है, तो साइन इनवर्स से सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाता है, अभी अभी मैंने सिखाया था, है ना। लेकिन कॉस इनवर्स में से सीधा सीधा बाहर नहीं आता है, पाई माइनस होके आता है। यही बात अभी मैं तुम्हें सिखा के गया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन टैन इनवर्स माइनस एक्स पर, इसमें से सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाता है। फिर आ जाते हैं अपन कॉट इनवर्स माइनस एक्स पर, इसमें से पाई में से आता है बाहर, कॉट इनवर्स एक्स। फिर अगला क्या बचा अपना, कॉसेक और सेक, तो कॉसेक में से सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। जो साइन करेगा वही कॉसेक करेगा, जो कॉट करेगा वही सेक करेगा, जो कॉस करेगा वही सेक करेगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स। चौथे नंबर की एक प्रॉपर्टी और मैं यहीं पे बता देता हूँ, या ऐसा करते हैं पहले इन 3 को समझते हैं, इसके बाद दो प्रॉपर्टी और आएगी। एक तो व्युत्क्रम वाली आती है, और एक अगर बाहर इन्वर्स हो तो क्या करना होता है, उनको हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। पहले इन 3 प्रॉपर्टी पर आधारित हल्के फुल्के से सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दे दिया जाए, अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो टी सीधा सीधा टी इनवर्स, अगर बाहर त्रिकोणमितीय फलन हो, अगर अंदर इनवर्स हो तो सीधा सीधा हटा दिया करते हैं हम। तो अभी देखने में कैसा लग रहा है कि उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2 से लेकर अनंत, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ये? सर आप ही ने तो बताया था कि बाहर त्रिकोणमितीय फलन हो, अंदर त्रिकोणमितीय का इन्वर्स हो तो हट जाता है। हाँ हट जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि x कहाँ था, x साइन इन्वर्स के अंदर था, और साइन इन्वर्स के अंदर की कोई भी चीज सदैव -1 से 1 में होती है। हाँ तो x 1/2 से बड़ा रखना है, लेकिन साथ ही में -1 से 1 के मध्य भी रखना है। तो अपन क्या बोलेंगे, 1/2 से लेकर 1 तक हो जाए, 1/2 से लेकर 1 तक हो जाए। क्या ये बात क्लियर है?
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसा ये वाला है, अब इसमें क्या है, वो π/2 वाली गुणधर्म लग जाएगी अपनी। क्या करता हूँ मैं, 2 tan इनवर्स x अलग कर लेता हूँ, प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π अलग कर देता हूँ, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो जाएगा π/2, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया 3π/2 यानी कि π/2, tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया π/4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10π/4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देख लो 1 संतुष्ट भी कर रहा है उसको, समझ गए बात को। इसी तरह से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते चले जाते हैं। एक दो छोटे छोटे सवाल और देखते हैं, जैसे कि ये वाला करो, माइनस वाली बातें अगर करें तो क्या होगा। देखो साइन से ऐसा का ऐसा माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस से माइनस इस तरह से बाहर आता है ना, तो इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई। बोलो हाँ है ना, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस पाई और 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो गया माइनस π/2 और 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 से और भाग दे दे तो π/4 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लेस देन माइनस π/4, माइनस π/4 से छोटा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि साइन इनवर्स एक्स खुद होता ही कहाँ से कहाँ तक है, माइनस π/2 से π/2 तक ही तो होता है। इसका आउटपुट माइनस π/2 से π/2 तक होता है, और हमसे ये बोल दिया जाए कि ये तो π/4 से छोटा रखना है, तो अपन क्या कहेंगे, साइन इनवर्स माइनस π/4 से छोटा है और माइनस π/2 से बड़ा है ना। अब तीनों पक्षों में साइन ले लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा साइन माइनस π/2, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा अपना साइन ऑफ माइनस π/4। तो ये कितना हो गया माइनस का 1, ये हो गया x और ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो हमको क्या मिल गया कि x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेकर -1/√2 तक होगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कर पाओगे इस टाइप की चीज़ें, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगले गुणधर्म पर चलते हैं, जो कि है टी इनवर्स टी। पहले 3 देख लिए थे, चौथे पे आ जाते हैं टी इनवर्स टी। इसको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होता है। इसमें हम लोगों को क्या बात का ध्यान रखना होता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करें, बाहर टी इनवर्स टी की बात करें, तो इसमें प्रांत क्या होता है, इसमें प्रांत होता है सभी वास्तविक संख्याएं, और इसका परिसर जो होता है वो होता है -π/2 से π/2, है ना। अब सबसे पहले सबसे काम की चीजें मैं सिखाता हूं तुमको कि क्या करना पड़ेगा। कभी भी अगर तुम्हें इसको हल करना हो तो ये बात याद रखना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये सीधा सीधा x के बराबर होगा यदि x का मान कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो यही हमारा परम उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरह से यहां अंदर लिखे हुए कोण को मैं किस में लेके आ जाऊं, -π/2 से π/2 में लेके आ जाऊं। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा सवाल हल हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूं सिंपल सा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स और साइन के अंदर लिखा हुआ है मान लीजिए 4। अब क्या 4 -π/2 से π/2 में है, तुम बोलोगे नहीं है, 4 तो पाई से भी बड़ा होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, तो ये तो इससे भी बड़ा है। अच्छा एक चीज देखते हैं, 4 में से अगर पाई को घटाएं तो कितना आएगा, 0.86 आएगा। बोलो हाँ या ना। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात यही है कि हम पाई के गुणज जोड़ते और घटाते हैं इस प्रकार से कि हमारा जो कोण है ना वो किसी भी तरह से -π/2 से π/2 यानी कि -1.57 से लेकर 1.57 के बीच में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। किसी भी तरह से हम लोगों को इस कोण को इस अंतराल में लाना है।
तो कैसे लाएं सर? देखो मैंने क्या किया, साइन 4 माइनस पाई और प्लस पाई कर दिया। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मैंने क्या किया, इधर पाई लिखा और प्लस 4 माइनस पाई को इधर लिख दिया। क्यों? ये 4 माइनस पाई जो है अपना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आ गया। साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन इनवर्स से सीधा सीधा बाहर आ जाता है, और साइन इनवर्स साइन में क्या आ गया, 4 माइनस पाई आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर अंदर लिखा हुआ कोण माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो, जो कि अब ये बन चुका है, तो क्या होगा, हम लोग टी इनवर्स टी को सीधा सीधा हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस पाई, यानी कि उत्तर हो जाएगा पाई माइनस 4। क्लियर है क्या ये बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये किसकी बात हो गई? साइन इनवर्स की। अगर इसका ग्राफ देखना चाहो तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का होता है, हल्का फुल्का सा मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कि कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं अपन। ये ग्राफ जो होता है ना, ये ऊपर पाई बाई टू नीचे माइनस पाई बाई टू के बीच में रहता है। ये बात हम लोगों को पता है ना, क्योंकि परिसर ही वही है। प्रांत जो है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब ये ग्राफ इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक ऐसे चलता रहता है। ये ऐसा ग्राफ होता है, मतलब इधर भी ऐसे नीचे तक जाएगा, इधर भी ये आगे ऊपर तक जाएगा, है ना। इतना मैंने बनाया लेकिन ये आगे तक जा रहा है। अब यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, -2 पाई। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स। सीधा सीधा इस रेखा की समीकरण होती है, ये ऋणात्मक ढाल वाली है, पाई माइनस एक्स। ये फिर से धनात्मक ढाल वाली है, x -2 पाई। ये ऋणात्मक ढाल वाली है, इसका देखो किस तरह ऋणात्मक ढाल है तो माइनस एक्स आएगा, और पाई रखने पे माइनस पाई रखने पे शून्य हो जाना चाहिए। तो ये होता है -x प्लस पाई, -x माइनस पाई। तो ऐसी जगह कम पड़ रही है, -x माइनस पाई। देख लो माइनस पाई रखने पे शून्य हो जाए। ऐसे ये ग्राफ दिखता है। अब हालांकि तुम्हें ग्राफ वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ट्रिकी सवाल आ जाता है उसमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है, अन्यथा अपना काम इससे हो जाया करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक नहीं होनी चाहिए। बढ़ाएं कहानी को आगे। चलिए अगला देखते हैं अपन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला। अगर यह दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका जो प्रांत है ना वो सभी वास्तविक संख्या होती है, और इसका जो परिसर है वो कौन डिसाइड करेगा? ये बाहर वाला। तो परिसर होता है इसका 0 से लेकर पाई तक, परिसर होता है इसका 0 से लेकर पाई तक। और यहाँ क्या बात होती है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो सीधा सीधा एक्स के बराबर होगा, अगर ये x जो है ना वो किसके बीच में हो, 0 से लेकर पाई के बीच में हो, है ना। जो इसका परिसर होता है उसी के बीच में होगा, तो सीधा x के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर भी हमें पाई के गुणज जोड़ के घटा के इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 0 से पाई के बीच में ले आए। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस 12 ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं? कॉस इनवर्स कोस 12 ले लेता हूं। अब 12 जो है वो 0 से पाई के बीच में तो नहीं है ना। पाई कितना होता है अपना? पाई होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, 3 पाई होता है 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 4 पाई हो जाएगा अपना 3 चौक 12 56। यहाँ दिख रहा है अपन को कि अगर 4 पाई में से 12 को घटा दिया जाए तब तो काम बन जाएगा, है ना। तो मैं कैसे लिखूं इसको कि 4 पाई में से 12 को घटा दूं? तो एक काम करते हैं, 4 पाई में से 12 को घटाने की बजाय 12 में से 4 पाई को घटा देता हूं।
और ऐसा लिख लेता हूँ पहले तो, है ना, क्योंकि अपन को ये तो चाहिए ही होगा। अब मुझे तो 4 पाई -12 चाहिए था, तो एक काम करते हैं, इस 4 पाई को पहले लिख लेता हूँ, प्लस 12 - 4 पाई लिख लेता हूँ। बोलो हाँ है ना। फिर एक और काम करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई - 12। अब कॉस 4 पाई - थीटा क्या होता है, तो तुम बोलोगे कॉस 4 पाई - थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। अब ये त्रिकोणमिति की बातें भैया, कॉस 4 पाई - थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस 4 पाई - 12, अब ये जो चीज लिखी हुई है 4 पाई - 12, 4 पाई - 12, ये तो अपना 0.56 है, तो ये सीधा सीधा ये हट जाएगा और उत्तर कितना आ जाएगा अपना, 4 पाई - 12 आ जाएगा। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये होता है अपना कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा दिखता है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले 3 चीजें मैं जरूर से बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी की 3 उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, जहां जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा, अन्यथा आपको इसको तो पढ़ना ही है। इसमें कैसा ग्राफ दिखता है, ऐसा 0 से पाई में आउटपुट रहता है। आउटपुट किस में रहता है, 0 से पाई में रहता है। आउटपुट किस में रहता है, 0 से पाई में रहता है। आउटपुट किस में रहता है, 0 से पाई में रहता है। -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, पाई। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू -x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 पाई - x, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई, है ना। ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग मान देता है। इस तरह का ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का होता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरे पर आते हैं अपन। तीसरा जो काम का होता है वो होता है अपना y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का। अब tan इनवर्स tan x का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याएं एक्सेप्ट π/2 के ऑड मल्टीपल्स, और y जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। आउटपुट tan इनवर्स डिसाइड करता है। यहां भी वैसी ही बातें हैं कि आपका tan इनवर्स ऑफ tan x ये सीधा सीधा x के बराबर होगा यदि x का मान कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से π/2। तो इस बार भी हमें कोण इस तरह से एडजस्ट करना है कि इनपुट जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ tan इनवर्स tan 5 ले लिया मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है 5। अब पाई के गुणज घटाओ और जोड़ो कि उत्तर जो है ना वो अपना -π/2 से π/2 में आ जाए, है ना। तो देखो पाई कितना होता है अपना 3.14, अगर 5 माइनस पाई करूंगा तो 1.86 आएगा, जो कि इससे तो बाहर ही है, क्योंकि ये नंबर कितना है, -1.56 है, 1.56 है ना। 2 पाई लूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा। 2 पाई - 5 करेंगे अगर तो 1.28 आ जाएगा। ये इस अंतराल में आ रहा है, तो बस काम हो गया। अपन को क्या करना है, 2 पाई - 5 लाना है। तो वैसे ही ले आता हूं मैं tan इनवर्स tan 2 पाई - 5। देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, और tan 2 पाई - थीटा कितना होता है, -tan थीटा होता है। और tan इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो वो क्या होता है, वो बाहर आ जाया करता है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 2 पाई - 5। तो ये हो गया माइनस, और 2 पाई - 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ गए गुणधर्म को। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा दिखता है। ये ये -π/2 से π/2 के बीच में इसका आउटपुट रहता है, और इसके जो ग्राफ होते हैं वो इस तरह से होते हैं। पहला ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, ये ये
ये ये ये ये क्या हो जाएगा अपना π/2, 3π/2, जिस पे परिभाषित नहीं है, और जिस पे परिभाषित है ये 0 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अपना -π/2, -π, -3π/2, आगे बढ़ा दो तो ये -2π हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये ग्राफ होता है tan इनवर्स tan x का। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगले गुणधर्म की तरफ चलते हैं। अगला गुणधर्म, ये आप एक होमवर्क करना। ऐसे तो मैं और भी होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, सबके आंसर भी लिखे हुए मैंने, उनको करने की कोशिश करना। इस पर आ जाते हैं 1/x पर। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है ये भी, है ना। अगर आपको ये दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो ये किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। अगर ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स x, तो ये सेक इनवर्स x के बराबर 1/x के बराबर होता है। या रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर साइन इनवर्स में 1/x दिया हुआ है, साइन इनवर्स में 1/x दिया हुआ है, तो ये कॉसेक इनवर्स x के बराबर हो। किसी भी एक रूप में याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पहले 1/x है तो 1/x लिख दिया मैंने। ये सेक इनवर्स x के बराबर होता है। और tan इनवर्स वाले में ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर x धनात्मक है तब तो ये सीधा सीधा कॉट इनवर्स x के बराबर हो जाता है। लेकिन ये x अगर ऋणात्मक है तो ये अपना बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर ऋणात्मक है माइनस पाई, x अगर ऋणात्मक है तो ये बराबर हो जाता है अपने पाई प्लस कॉट इनवर्स x के, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें x सब कुछ चलेगा, जो भी हो सकता है। जैसे कि इसमें x का मान हो सकता है माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। इस वाले में भी x का मान जो है वो माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत हो सकता है। कौन डिसाइड कर रहा है, ये कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। लेकिन यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, अगर x धनात्मक है तो सीधा सीधा इसके बराबर हो जाता है, लेकिन x ऋणात्मक है तो ये माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाता है ना। चाहो तो रख के देख सकते हो तुम, जैसे कि x इक्वल टू 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 π/4 कॉट इनवर्स 1 π/4 होगा। लेकिन -1 रखोगे tan इनवर्स -1 माइनस π/4 होगा। tan इनवर्स कॉट इनवर्स -1 3 π/4 होगा। अब 3 π/4 को माइनस π/4 कैसे बनाए, तो माइनस पाई जोड़ दो, माइनस पाई प्लस 3 π/4 माइनस π/4 आ जाए। समझ गए बात को। तो ये होता है अपना अगला और आखिरी गुणधर्म। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सूत्र होते हैं योग और अंतर के, वो हम लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ पर ये सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र इस कंडीशन में सीधा सीधा ऐसा हो जाता है, और दूसरी कंडीशन में इसी को घटा के लिख दिया जाता है। ठीक है, ये सूत्र सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का, और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। ये सारे सूत्र आप लोगों के सामने, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ठीक है, अब इन सूत्रों का प्रयोग करके किस तरह से सवाल किए जा सकते हैं वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये है अपने सामने, हमें ये सिद्ध करना है। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका सूत्र जाके देख के आओ। इसके सूत्र में क्या कंडीशन होती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो दो सूत्र होते हैं। अब कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा लगाना है। पहली चीज, ये दोनों ही सूत्र तभी वैलिड है जब दोनों धनात्मक होने चाहिए। मतलब पहले साइन इनवर्स के अंदर लिखी हुई संख्या भी धनात्मक होनी चाहिए, दूसरी साइन इनवर्स के अंदर लिखी हुई संख्या भी धनात्मक होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अगर 1 से छोटा है तो पहला वाला लगेगा, बड़ा है तो दूसरा वाला लगेगा। ये कंडीशंस चेक करना बहुत जरूरी है। तो अपन यहां आ जाते हैं। ये है अपना x की जगह 3/5 और y की जगह 8/17, है ना। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा अपना 9/25 प्लस ये हो जाएगा 64/289। तो ऑब्वियसली ये भी 1/2 से छोटा है, ये भी 1/2 से छोटा है, तो ये पूरी चीज ही 1/2 से छोटी हो जाएगी। मतलब अपना पहला वाला सूत्र लगेगा। पहला वाला सूत्र क्या कहता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 289
प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको हल कर लो। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा 225, 15/17 प्लस 8/17, और यहाँ आ जाएगा 4/5। तो ऊपर क्या हो गया अपना, 15 थी 45 और 8 चौक 32, 45 और 32 हो गया 77, और नीचे है 85। तो ये हो गया साइन इनवर्स 77/85। मतलब सूत्र याद है और कंडीशन याद है तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है ये बात? अगर टेन वाले भी होंगे तो भी कर पाओगे। जैसे ये एक सवाल है, इसमें कुछ टेन में है, कुछ साइन में है, कुछ कॉस में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में सबको पूरा कॉस में बना लो, है ना। कैसे बना लें? जैसे ये वाला है साइन इनवर्स, इसी को परस्पर रूपांतरण इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं। मान लीजिए इसको अल्फा बोल दें अपन, तो 5/13 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 12। ये अपना क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे आधार हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। बस इतना काम कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं अपन, इसको बाद में देखेंगे, है ना। तो उधर वाले अपने बन गए टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 5/12। अब देखो टेन वाले सूत्रों के पास जाओ, टेन वाले सूत्रों के पास जाओ। तो टेन वाला सूत्र क्या कहता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, पाई/2 होगा अगर एक्स वाई धनात्मक है, एक्स वाई का गुणा 1 आ रहा है, माइनस पाई/2 होगा अगर एक्स और वाई ऋणात्मक है, एक्स वाई का गुणा 1 आ रहा है, एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई होगा अगर दोनों धनात्मक है, गुणा लेस देन 1 आ रहा है, और पाई जुड़ जाएगा अगर गुणा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो अपना जो सवाल है इसमें x की जगह क्या है 3/4, y की जगह क्या है 5/12, x गुणा y कितना आ रहा है, 5×3=15, 12×4=48, ऑब्वियसली एक से छोटा ही आ रहा है ना, एक से छोटा आ रहा है। मतलब कौन सा सूत्र लगेगा अपना, डायरेक्ट वाला सूत्र लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 12×36, 36 प्लस 20 66/48, और नीचे कितना हो जाएगा ये अपना 33/48, ऐसा है क्या, 15 3 3, और ऊपर कितना हो जाएगा 12×36 और 5×4=20, 56 होगा ऊपर, 12×4=48, 12×36 और 5×4=20, 56/48। तो ये हो गया tan इनवर्स 56/33, है ना। तो मतलब अपना LHS तो क्या आ गया, tan इनवर्स 56/33, और इधर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 33/65। तो क्या ये बराबर है क्या, तो किसी एक को दूसरे में परिवर्तित करके देख लो, है ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर वाली चीज क्या होनी चाहिए, लंब होना चाहिए, ये आधार होना चाहिए। यहाँ देखोगे तो ये आधार होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए। तो देख लो एक बार कि 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो मतलब सही है, अब इसको चेक करते रहना, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली कि किस प्रकार के सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सीमाओं की मूलभूत प्रमेय। सीमा, सातत्यता एवं अवकलनीयता पे फटाफट से शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी है ना। 3 पार्ट हैं इसके भी, पहला सीमा, फिर सातत्यता और फिर अवकलनीयता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सीमा, सातत्यता एवं अवकलनीयता। तो देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा का अर्थ क्या होता है, हल्का फुल्का इस चीज़ को समझते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे टू द पॉइंट बात करें। देखो अगर तुम्हें इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे, कहीं पे इस टाइप का व्यंजक दिखाई दे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, तो ये कहना चाहते हैं कि जब x a की तरफ जाता है तो fx, अब मान लीजिए इस लिमिट का मान L दिया हुआ है हम लोगों को, fx
एल की तरफ जाता है। यहाँ पर अप्रोचिंग वैल्यू की बात हो रही है कि किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कहाँ पहुँच रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है यही महत्वपूर्ण होता है। एक दो छोटे छोटे से उदाहरण लेता हूँ जिससे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से है ना। ये बिंदु है अपना x इज इक्वल टू ए और ये बिंदु है इधर L। अगर हमसे पूछा जाए कि जब x a की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि किस तरफ से सर, a पर तो मैं इस तरफ से भी जा सकता हूं और इस तरफ से भी जा सकता हूं। तो हम बोलेंगे हाँ दोनों तरफ से जाएंगे हम लोग, है ना। जब x के बड़ी साइड से जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और x के छोटी साइड से जाते हैं तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL राइट हैंड लिमिट। जब x के बड़ी ओर से जाते हैं x टेंडिंग टू a प्लस, और fx ये किधर पहुंचेगा, जब x a की तरफ जा रहा है तो ये फलन किस तरफ जा रहा है, l की तरफ जा रहा है। LHL लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, ये अगर x से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है तो ये फलन किस तरफ जाएगा, ये फलन L की तरफ जाएगा। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाती है तो इसको कंबाइंडली हम लोग बोल दिया करते हैं x टेंडिंग टू ए fx इज इक्वल टू L। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरफ पहुंच रहा है ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पहुंच गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक और उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा था, जो पहले ग्राफ था वही था। इस बिंदु पर फलन का मान यहां कुछ है ए। अब तुम बोलोगे कि सर इस तरफ से आएंगे तो कहां पहुंच रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु L है और ये बिंदु M है, तो फलन x इज इक्वल टू ए पर क्या मान ले रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। हमें क्या देखना है कि अगर x a की तरफ जा रहा है तो ये फलन का मान किस तरफ जा रहा है, x a की तरफ जा रहा है तो ये फलन का मान किस तरफ जा रहा है। तो दोनों स्थिति में हम देख सकते हैं कि फलन का मान L की तरफ ही जा रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस a पर बड़ी साइड से जाए या a पर छोटी साइड से जाए, दोनों ही तरफ से फलन का मान L की तरफ ही जा रहा है। तो हम कह देंगे कि इस सीमा का मान कितना ही होगा, इस सीमा का मान L ही होगा। समझ गए क्या बात को, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, बताओ क्लियर है। अब देखो इस पे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हल्की फुल्की सी चीज़ें समझते हैं। देखिए उससे पहले एक और चीज़ जान लो। मान लो आपको ये पता चल जाए, मान लो आपको ये पता चल जाए कि फलन जो है ना वो टूट नहीं रहा है। टूट नहीं रहा है मतलब ऐसे सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू ए पर राइट हैंड साइड से, यानी कि इस दिशा से जहां पहुंचोगे, इस दिशा से जहां पहुंचोगे, और जो x इज इक्वल टू ए पर एक्चुअल मान है वो तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान समान होगा। ये कब होता है, यदि फलन सतत हो। अब हमें कैसे पता चलेगा सतत है या नहीं है, अभी तो हमने सततता पढ़ी ही नहीं है। तो अभी के लिए ये मानो कि ऐसे हमारे जान पहचान वाले फलन जिनको हम जानते हैं कि भाई ये तो सतत ही होता है, उनके लिए तो बोल सकते हैं ना, तो उन्हीं के लिए बातें की जा रही है। यदि फलन सतत है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस पर फलन का मान, ये तीनों क्या मान लिए जाएंगे, बराबर मान लिए जाएंगे। तो अगर तुम्हें पता हो कि फलन सतत है तो फिर तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो इस पर किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, हल्की फुल्की सी चीज़ें मैं बता देता हूं तुम लोगों को। मान लीजिए एक सवाल ऐसा दे दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 जब x 1 से बड़ा है और x माइनस 2 जब x 1 से छोटा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों फलन को अलग अलग देखना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या हो रहा है। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़े पर क्या हो रहा है। तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फलन चलेगा अपना,
ऊपर वाला फलन चलेगा। और ऊपर वाला फलन क्या है, 3x² + 2। अब ये फलन को तो तुम जानते हो कि ये फलन कैसा होता है, ये तो बहुपद है, द्विघात है, सदैव सतत होता है, तो सीधा x = 1 रख दो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर पता करें तो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 - f(x), इसको ऐसे लिखा जाता है 1 मतलब एक से छोटे की साइड से आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और ये हो जाएगा x - 2। और ये है रेखा, ये भी सतत होती है, इसको भी सीधा का सीधा रख दो, उत्तर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है, यदि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो हम कह देते हैं कि फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, फलन की समान ही सीमा विद्यमान नहीं है। क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ ग्राफ भी दिए जा सकते हैं, उसमें तो तुम सीधा ही देख के बता दोगे, और ऐसे फलन हो जो तुम्हें पता हो सतत है तो सीधा मान रख के बता दोगे। अब सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें हम लोगों को नहीं पता होता है कि फलन का ग्राफ कैसा दिखता है, सतत है या असतत है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं कि इस व्यंजक का मान आखिर होगा कितना। तो ऐसे ही रूपों को हम कहते हैं अनिर्धार्य रूप, और उन्हीं की सीमा ज्ञात की जाती है। तो अगला टॉपिक आता है अपना अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप क्या होते हैं, कैसे पता किए जाते हैं, क्या क्या अनिर्धार्य रूप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अनिर्धार्य रूप होता है 0/0। अगर 0/0 कहीं बन रहा हो, ऑब्वियसली देखो एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 नहीं, टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0, ऊपर की चीज भी 0 की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ चीज भी 0 की तरफ जा रही है, तो ये अनिर्धार्य रूप है। टेंडिंग टू अनंत/टेंडिंग टू अनंत, ये अनिर्धार्य रूप है। टेंडिंग टू 0 × टेंडिंग टू अनंत, ये अनिर्धार्य रूप है। एक अनंत में से दूसरे अनंत को घटाया जाए, ये अनिर्धार्य रूप है। यहां ध्यान रखना, एक ही प्रकार का अनंत होना चाहिए, प्लस अनंत में से प्लस अनंत को घटाया जाए और माइनस अनंत में से माइनस अनंत को घटाया जाए। ये 3 अपने होते हैं सिंपल अनिर्धार्य रूप, 4 होते हैं सिंपल अनिर्धार्य रूप, और 3 होते हैं चरघातांक के अनिर्धार्य रूप, जो कि मैंने यहां पर तुम्हें बताए थे जब अपन ने शुरू में चालू किया था। 1 की घात अनंत, 0 की घात 0 और अनंत की घात 0। इनको हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, पहले ये 4 जो हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 और 7 को बाद में पढ़ेंगे। 1 की घात अनंत, 0 की घात 0, अनंत की घात 0। 1 की घात अनंत, कहाँ गए, ये जो है अपना 5 नंबर। 1 की घात अनंत, इसको ऐसे पढ़ोगे, टेंडिंग टू 1 की घात टेंडिंग टू अनंत, टेंडिंग टू 0 की घात टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू अनंत की घात टेंडिंग टू 0। इन 3 को हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको। मेजर यही पोर्शन रहने वाला है अपना, फिर सेकंड नंबर पे ये रहने वाला है, और बाकी सारी जो है ना वो या तो इसमें या इसमें परिवर्तित हो जाएगी, ये भी इसमें या ये तो उसी में परिवर्तित होगी, और ये वाली सारी चीज़ें भी आइदर इसमें और इसमें, या फिर इसमें और इसमें, या फिर इसमें और इसमें ये परिवर्तित हो जाती है। नहीं, इसमें नहीं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पहले 2 रहने वाले हैं। अगर पहले 2 सीख लिए तो आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अब 0/0 रूप कैसा दिखता है ना, तो उसके कुछ उदाहरण समझते हैं अपन। एक एक करके जैसे जैसे आएंगे उनके उदाहरण हम लोग समझते जाएंगे। जैसे ये दे दिया जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x। अब ऊपर 0 रखोगे तो साइन 0 0, नीचे भी 0, तो ये 0/0 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको ये दे दिया जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत e की घात x/x, तो ये क्या हो गया, e की घात अनंत अनंत हो जाएगा, बटे अनंत, ये अनंत बटा अनंत हो गया। इसी प्रकार से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए tan x - sin x बटे x³, तो देखो ऊपर 0 -0, नीचे भी 0, तो ये भी क्या हो गया, 0/0 हो गया, है ना। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, मान लो एक दे दिया 1/x - 1/sin x, तो इसमें 0 रखोगे तो ये क्या हो गया, ये अनंत माइनस अनंत रूप का हो गया। और बताएं, जैसे कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू अनंत दे दिया जाए 1/x गुणा 10x, या ऐसा करते हैं π/2 लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं x माइनस π/2 गुणा 10π/2 या 10x। देखो π/2 रखोगे तो एक जा रहा जीरो की तरफ, दूसरा जा रहा अनंत की तरफ, तो ये जीरो गुणा अनंत हो गया। ऐसे अनिर्धारित रूप हमें देखने को मिलेंगे। एक एक करके सारे अनिर्धारित रूप को हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपन सबसे पहले अनिर्धारित रूप पर 0/0 पर, टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0 पर। अगर अंश भी जीरो की तरफ जा रहा हो, हर भी जीरो की तरफ जा रहा हो, तो कैसे हल करते हैं। अब इनको हल करने के ये 5 तरीके होते हैं। गुणनखंड विधि, परिमेयकरण या द्विपरिमेयकरण, मानक सीमाओं का उपयोग करके, प्रतिस्थापन द्वारा और फलनों के प्रसार द्वारा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे गुणनखंड हो जाए, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो परिमेयकरण हो जाए, नहीं हो रहा है तो मानक सीमाएं देखेंगे क्या क्या होती है, प्रतिस्थापन कैसे किया जा सकता है और प्रसार कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान से एक एक मेथड को सीखते हैं। सबसे पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। वह गुणनखंड या अनिर्धारिता बनाने वाले गुणनखंड को काट दो। अनिर्धारिता बनाने वाले गुणनखंड को उभयनिष्ठ लेकर काट दो। उभयनिष्ठ लेकर काट दो। सबसे सिंपल चीज है, सबसे आसान चीज है, सबसे पहला मेथड है परिमेयकरण। आप लोग जानते ही हैं परिमेयकरण में क्या होता है, संयुग्मी से गुणा भाग करना होता है। अभी सवालों में मैं समझाऊंगा, है ना। एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मानक सीमाएं, कुछ मानक सीमाएं हम लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। लिमिट x टेंडिंग टू a x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a, ये हो जाएगा n a की घात n माइनस 1। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x जो है वो 1 होता है। इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x जो है ये भी 1 होता है ना। चौथा इधर लिख देते हैं, चौथा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की घात x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 होता है। पांचवा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की घात x माइनस 1 अपॉन x जो होता है ये ln a होता है। और छठा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये 1 होता है। ये 6 मानक सीमाएं एटलीस्ट हम लोगों को याद होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ हमको ना आए। इनके भिन्न भिन्न रूप हम लोग यूज़ करेंगे अभी सवालों में, चिंता मत करो। प्रतिस्थापन द्वारा और फलनों के प्रसार द्वारा मैं आगे जाके बताता हूँ। ये एक मेथड है जो थोड़ा सा हम लोगों को अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इन तीनों का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि ये जो है ये इन्वर्स वाला भी यूज़ किया जा सकता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इन्वर्स x/x भी यही होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इन्वर्स x/x भी ये होता है। तो कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाए तो हमें घबराना नहीं है। इनका व्युत्क्रम भी सत्य होता है। अगर ऐसा है तो इसका व्युत्क्रम भी 1 होगा, इसका व्युत्क्रम 1/ln है होगा, इसका व्युत्क्रम 1 होगा। जो 1 वाले हैं उनका व्युत्क्रम तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, क्या लिखा था अपन ने कि भैया अनिर्धारिता बनाने वाले गुणनखंड को काट दो। ऊपर वाले के गुणनखंड क्या हो रहे हैं, x माइनस 3 गुणा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 गुणा x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। अब क्या किया जाए, x माइनस 3 से x माइनस 3 को काट दिया जाए। यही तो अनिर्धारिता बना रहा था, 0/0। और बची हुई व्यंजक में, बचे हुए एक्सप्रेशन में क्या कर दिया जाए, x इज इक्वल टू 3 लिख दिया जाए। तो ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 3 - 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2। समझ गए बात को, यही होती है गुणनखंड विधि। एक आध सवाल और देखते हैं अपन, जैसे कि ये वाला करो करो गुणनखंड। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 लिखने पर ये आ रहा है -1, ये हो जाएगा +3। ऊपर वाले को 2 करना पड़ेगा,
है ना, नहीं तो और यहाँ भी +1 करो, नहीं तो जीरो ही नहीं बनेगा, है ना। अभी हो रहा है क्या, हाँ अभी ठीक है, अभी करो x³ -3x/x-1, अब करो। गुणनखंड कैसे किए जाएं, तो ऊपर वाले का एक गुणनखंड x-1 है और बचा हुआ कितना हो जाएगा x² -2, तो -2x² और +x² अपॉन x-1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देख लो भैया, सही तो हो रहा है ना। x³ -x² +x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, x की बातें करें तो -x -2x, ठीक है, इससे ही कट जाएगा, बाकी में रख दो 1 का वर्ग +1 -2, तो उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो ये सवाल कुछ और दिया हुआ था, उसके लिए आंसर दिया हुआ होगा, अपना आंसर तो 0 आएगा, अपना आंसर 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। या तो कुछ और सवाल होगा जिसके लिए, पर ये सवाल भी गुणनखंड से किया जा सकता है, ये भी 0/0 रूप था। आगे आ जाते हैं, अगला देखते हैं अपन परिमेयकरण। परिमेयकरण पे इस प्रकार के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। संयुग्मी से गुणा भाग करना है, मतलब 1 + x 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x 1 - x, तो ये हो जाएगा x गुणा √1 + x 1 - x अपॉन 1 + x प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, a - b गुणा a + b, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, √1 + x + 1 - x 1 + x -1 - x, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x √1 + x + 1 - x, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो ये x से x कट गया, इधर 0 आ जाए तो ये हो जाएगा √1 + √1/2, यानी कि 2/2, यानी कि हो जाएगा 1। समझ गए परिमेयकरण कैसे करना होता है, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी द्विपरिमेयकरण भी करवा दिया जाता है, तो उसमें तुम्हें अंश का और हर का दोनों का परिमेयकरण करना होता है। आपका सवाल देखते हैं अपन मानक सीमाओं पे। तो मानक सीमाओं में क्या देखा था हमने कि sin x/x 1 होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ें चाहिए ना उससे गुणा भाग कर दो, 7x और ऊपर भी 7x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 7x/7x, ये एक जैसी चीजें होनी चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा होना चाहिए। इधर क्या आ जाएगा, एक 7x ऊपर और एक 3x नीचे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 7x/7x 1 हो जाएगा और गुणा x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3, तो उत्तर हो जाएगा अपना 7/3। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाला एक सवाल करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 8/x⁸, और है ना ये दो चीज़ों का गुणा लिखा हुआ है, 1 - cos of x²/2, एक तो ये पद लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है 1 - cos of x²/4। अब तुम्हें याद हो अगर तो 1 - cos थीटा कितना होता है, 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 32 साइन स्क्वायर x²/4 साइन स्क्वायर x²/8 डिवाइडेड बाई x⁸, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या हो जाएगा, 32, तो ऐसा कैसा बाहर ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और साइन स्क्वायर को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, साइन x²/4 एक बार लिख दिया, फिर साइन x²/4 एक बार लिख दिया, फिर साइन x²/8 एक बार लिख दिया, और फिर साइन x²/8 एक बार लिख दिया,
है ना, और बटे में कितना है अपना, बटे में x की घात 8 है ना, इस x की घात 8 को इधर साइड में ले लेता हूं मैं, और इनके लिए जो चाहिए थे उनको लिख देता हूं। इनके लिए क्या चाहिए था, इसके लिए x²/4 चाहिए, ठीक है, इसके लिए x²/4 चाहिए, ठीक है, इसके लिए x²/8 चाहिए, ठीक है, इसके लिए x²/8 चाहिए, ठीक है, और इनसे भाग दिया है तो इनसे गुणा भी करना पड़ेगा, x²/4, x²/4, x²/8, x²/8, बोलो हाँ है ना, है ना। तो अब क्या बन गया देखो, ये एक मानक सीमा बन गई, साइन ऑफ x²/4, x²/4, साइन ऑफ x²/4, x²/4, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा अपना 32, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और यहाँ x² इससे कट जाएगा, और ऊपर से क्या मिल जाएगा अपन को 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, तो 8 चौक 32 से कट जाएगा, और एक 8 चौक 32 बच जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो ऑल गुड। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं मानक सीमाओं पर आधारित। जैसे ये एक सवाल करो, इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5 की घात x। अब मैं क्या करता हूँ, 1 - 1 यहाँ लिख देता हूँ, 9 की घात x 1 - 1 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5 की घात x - 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 9 की घात x - 1/x, तो ये कितना हो जाएगा ln 5, ये हो जाएगा ln 9, तो ये हो जाएगा ln 5/9। सिंपल है ना। कुछ और उदाहरण करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan ऑफ साइन x अपॉन e की घात x - 1। अब देखो 0 रखने पे साइन 0 0 हो जाएगा, और फिर उसमें 10 लेंगे वो भी 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 तो ये है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, जो जो चीज़ें चाहिए वो लाते जाओ। इसके लिए साइन एक्स चाहिए था, साइन एक्स से भाग दिया तो साइन एक्स से गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए एक्स चाहिए था तो एक्स से भाग दिया तो एक्स से गुणा करना पड़ेगा। अब ये सवाल खत्म हो गया। देखो एक ये tan ऑफ साइन एक्स इस साइन एक्स के साथ मिलके 1 हो जाएगा, ई की घात एक्स जो है वो इस एक्स के साथ मिलके 1 हो जाएगा, और ये साइन एक्स बटा एक्स ये 1 हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक दो छोटे छोटे से सवाल और करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ln 1 प्लस साइन एक्स गुणा tan x, और बटे में लिख दिया गया है e की घात x - 1 गुणा a की घात x - 1। अब देखो क्या चाहिए अपन को, इसके लिए साइन एक्स tan x चाहिए, साइन एक्स tan x लिख दिया। अब साइन एक्स tan x से भाग दिया तो साइन एक्स tan x से गुणा भी कर दो। e की घात x के लिए एक x ऊपर चाहिए, a की घात x के लिए एक x ऊपर चाहिए। अब ऊपर ला रहे हो तो नीचे भी लाना पड़ेगा। हो गया सवाल खत्म। देखो ये ln sin x ये 1 हो जाएगा, एक साइन एक्स इस एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, एक tan x इस एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ये e की घात x इस एक्स के साथ चला जाएगा, e की घात x - 1 इसके साथ चला जाएगा। तो सब 1 हो जाएंगे एक्सेप्ट एक चीज, कौन सा, ये नीचे वाला, ये जो e की घात x वाला होगा अपना, ये एक तरह से क्या बनेगा, देखो सब 1 1 1 1 1 सब बन जाएंगे, एक ये बना हुआ दिखाई देगा तुमको, तो ये कितना होगा 1/ln a होगा। तो उत्तर कितना आएगा 1/ln a। बस इतना ही आके छोड़ देंगे। समझ गए बात को। इसको कैसे लिख सकते हो तुम, 1/e की घात x - 1/x, ये हो जाएगा 1/ln a। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये मानक सीमाओं वाले सवाल हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है अपना प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है, एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 cos x अपॉन x माइनस π/2। तो देखो ये 0/0 तो दिख रहा है, 0/0 जैसा दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं अपन, x माइनस π/2 को थोड़ी देर के लिए कुछ t मान लो। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2 प्लस t हो गया। अब जब x π/2 की तरफ जाएगा
तो ये t अपना किस तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, ऊपर आ जाएगा cos पाई बाई टू प्लस टी, और नीचे आ जाएगा t cos पाई बाई टू प्लस टी, कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन टी बाई टी, ये हो जाएगा -1। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रसार सूत्र, ये कुछ प्रसार सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं सवालों में बताऊंगा कैसे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो प्रसार लिखे हुए हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रसार हैं, इनको तो आपको याद रखना ही है। ये पहली स्लाइड वाले जो है 5, ये तो आपको याद रखने ही है, और ये 3 ऑप्शनल हैं जिनको भी आप याद रखोगे। ये वाला भी याद रखना है एक्चुअली, ये वाला तो आपने बाइनोमियल में भी देखा होगा, और ये एक जो है ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर इस पर कोई सवाल आ गया तो फिर वो इसी से हो पाता है और किसी से हो नहीं पाता है। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। कैसे इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये एक सवाल है ना। अब क्या करेंगे अपन, x माइनस साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, बस 2 पदों तक लिख लो। जितनी घात नीचे है ना बस उतने घात तक लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स क्यूब। तो इस तरह से प्रसार अपनी हेल्प करते हैं। ये x से x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, x से x कट गया 1 बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि आ गया 1/6। समझ गए, प्रसार का उपयोग ही यही है, प्रसार की जरूरत ही यहीं पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती है। क्लियर है। ऐसे ही प्रसार पर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक सवाल और जैसे कि इस टाइप का पूछा जाता है, अननोन के मान बताने होते हैं हम लोगों को। तो कैसे किया जाता है, इसमें प्रसार का बड़ा महत्व होता है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, a प्लस बी साइन एक्स का क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, माइनस कॉस एक्स का क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सी ई की घात एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। बस जितनी घात नीचे है उतने तक ही प्रसार करना है, जितनी घात नीचे है उतने तक ही प्रसार करना है, उससे आगे नहीं जाना है। जितनी घात नीचे है बस उतने तक ही प्रसार करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब क्या करो, सारी चीज़ें इकट्ठी करो, नियतांक इकट्ठे करो, x के गुणांक इकट्ठे करो। तो नियतांक कितने आएंगे अपने, a यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, c यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस 1। x के गुणांकों की बात करें तो b यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो आ नहीं रहा है कुछ भी, और यहाँ से आ जाएगा अपना c। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की बात करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/2, और प्लस यहाँ से आ जाएगा c/2। एक्स क्यूब के गुणांकों की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक वहाँ से आएगा अपना माइनस बी बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ से एक्स क्यूब नहीं आएगा, और यहाँ से आएगा c अपॉन फैक्टोरियल 3। बस इतनी बातें लिख लो। अब देखो, अगर तुम्हें इस सीमा को विद्यमान करवाना है, इस सीमा का कुछ मान चाहिए, अगर तुम्हें इस सीमा को विद्यमान करवाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये बाकी सारी चीज़ें, एक्स क्यूब नीचे लिखा हुआ है ना, उससे सारी छोटी घातों को हटाना पड़ेगा। इससे छोटी घातें सारी हटा दो और ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट दो। अब ये हटेंगी कैसे, इसको जीरो कर दो, यानी कि a प्लस सी माइनस 1 को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो यानी कि b प्लस सी को जीरो कर दो, और इसको जीरो कर दो यानी कि 1 प्लस सी बाई 2 को जीरो कर दो। यहाँ से c आ जाएगा -1 और c -1 आ गया तो b हो जाएगा 1, और c -1 और b 1 लिख दें, c -1 लिख दें, तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1, और ये तीनों जीरो हो गए। तो सीमा क्या बन जाएगी अपनी, सीमा बन जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब, b का मान कितना आया था 1 यानी कि -1/6, c का मान कितना आया था -1 यानी कि -1/6 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और ये हो जाएगा अपना -2/6, है ना, तो -1/3। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
a2 b1 c माइनस वन तथा सीमा -1/3। क्लियर। इस तरह से प्रसार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब एक और मेथड होता है एल हॉस्पिटल नियम। एल हॉस्पिटल नियम, लेकिन वो पहले मतलब वो पढ़ने से पहले हम लोग अनंत सीमाओं को और देख लेते हैं, क्योंकि वो मेथड 0/0 में भी लगता है और अनंत/अनंत में भी लगता है ना। अनंत सीमाओं में जैसे कि ये दे दिया गया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत x+1/2x+3। तीन प्रकार के सवाल बन सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत x² + 3x + 1/2x+3, और एक तीसरे प्रकार का सवाल ऐसे बना देता हूं मैं 2x - 3/x² + 3x + 1। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला अनंत और नीचे वाला अनंत एक जैसा है, घात दोनों की एक है। ऐसी स्थिति में उत्तर सदैव अशून्य राशि मिलती है, अशून्य वास्तविक मान मिलता है। और करना कैसे होता है ये बात ध्यान रखना। नियम यह होता है कि सबसे बड़े अनंत को कॉमन लेकर काट दो। नीचे सबसे बड़ा अनंत क्या है ना, ये x से x कट जाएगा। और जब x अनंत की तरफ जा रहा है, जब x अनंत की तरफ जा रहा है तो 1/x किस तरफ जाएगा, 1/x शून्य की तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 0/2 + 0, उत्तर हो जाएगा 1/2। यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत x² उभयनिष्ठ ले लो, 1 + 3/x + 1/x², x कॉमन ले लो 2 + 3/x। यहां क्या होता है, अगर ऊपर वाला अनंत बड़ा है तो ऊपर एक अनंत बचा रहेगा, यह क्वांटिटी अनंत ही हो जाएगी। कैसे, देखो सर ये अनंत चला जाएगा, ये अनंत चला जाएगा, ये अनंत चला जाएगा, ये सब चला भी गया तो अभी भी ऊपर एक x² बाकी है, नीचे x × 2 बाकी है। अगर एक x से एक x काट भी गया तो x/2 बाकी है। अगर x अनंत की तरफ जाएगा तो ये किस तरफ जाने लग जाएगा, ये अनंत की तरफ जाने लग जाएगा। मतलब अनंत/अनंत में सबसे बड़ा अनंत कॉमन लेना है। अगर ऊपर का अनंत बड़ा होगा तो उत्तर अनंत ही आएगा। इसी प्रकार से अगर नीचे का अनंत बड़ा होगा तो उत्तर शून्य आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे 2/x बचेगा, और जब x अनंत की तरफ जाएगा तो ये शून्य की तरफ चला जाएगा। तो नियम क्या याद रखना है कि सबसे बड़े अनंत को कॉमन लेकर काट दो। अगर सबसे बड़े अनंत को कॉमन लेकर काट दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए बात को। एक और चीज होती है अपनी अनंत माइनस अनंत टाइप की चीजें, टेंडिंग टू अनंत माइनस टेंडिंग टू अनंत टाइप की चीजें, है ना। तीसरा नंबर वाला जिसको बोल सकते हैं अपन। तो इसमें क्या करना होता है अपन को कि जो भी x, अगर x अनंत की तरफ जा रहा है तो तुम x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t जो है वो अपना शून्य की तरफ जाने लग जाएगा। मेथड 1 या तो ऐसा काम कर सकते हो, या मेथड 2 कभी कभी अगर परिमेयकरण जैसी चीजें हो, अंडर रूट वगैरह दिख रहा हो तो परिमेयकरण भी कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सवाल टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0 में बदल जाएगा, और अभी तक अपन ने जो भी पढ़ी है चीज़ें वो यूज़ कर पाओगे। और परिमेयकरण करोगे तो ये टेंडिंग टू अनंत/टेंडिंग टू अनंत में बदल जाएगा, और अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको यूज़ कर पाओगे। समझ गए बात को। तो टेंडिंग टू अनंत माइनस टेंडिंग टू अनंत आए तो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल लेते हैं अपन, है ना, x टेंडिंग टू अनंत है, इसमें बीच में प्लस की जगह माइनस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। ये गड़बड़ कर दी है इन्होंने, नहीं तो ये अनिर्धार्य रूप ही नहीं रहेगा। अब देखो x अनंत की तरफ जाएगा तो ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। अब तुम दो काम कर सकते हो, एक मेथड से मैं बताऊंगा, एक मेथड से तुम करना। ये मेथड नंबर 1 से x अनंत की तरफ जा रहा है तो x को 1/t लिख दो, तो t अपना 0 की तरफ जाने लग जाएगा, है ना। इस वाले से तुम करना, पूरा प्रतिस्थापन करना और फिर चीज़ों को करने की कोशिश करना। मैं परिमेयकरण करता हूँ। परिमेयकरण में क्या करना होगा अपन को, x² - 8x - x, है ना, इसी के संयुग्मी से x² - 8x + x, और यहाँ ऊपर x² - 8x + x, इससे गुणा भाग कर दिया, इससे गुणा भाग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इससे गुणा भाग करोगे ये बन जाएगा अपना लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत
ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत, ऊपर आ जाएगा -8x, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स। अब देखो ऊपर भी अनंत नीचे भी अनंत, तो सबसे बड़े अनंत को कॉमन ले लो, ऊपर तो कॉमन लिया ले आया ही है ना, ऊपर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, -8x। नीचे क्या करो, पूरा इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर लो अंडर रूट से, तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -8/x, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब एक्स कॉमन लेके काट दोगे तो ये बन जाएगा अपना लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत -8/√1 माइनस 8/x प्लस 1। जब एक्स अनंत की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो -8/2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा -4। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कर पाओगे इस टाइप की चीजें, बढ़िया लग रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब मैं वो चीज बताता हूं, एल हॉपिटल नियम क्या होता है। एल हॉपिटल रूल बड़ा इंटरेस्टिंग रूल होता है ये, और ये कहाँ काम करता है, टेंडिंग टू जीरो बटे टेंडिंग टू जीरो और टेंडिंग टू अनंत बटे टेंडिंग टू अनंत में काम करता है। इसमें ये किया जाता है, जैसे एकदम सिंपल उदाहरण ले अपन, साइन एक्स बटा एक्स, है ना, तो क्या करना है, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर कर दो, नीचे वाले का अवकलन नीचे कर दो। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, इसका अवकलन 1, और फिर सीमा रख दो, ये देखो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हुआ करता था। तो जितने भी सवाल तुमने अभी तक किए हैं उन सभी में इसी का प्रयोग किया जा सकता है, अगर वो अनंत बटे अनंत रूप का या 0 बटे 0 रूप का है। जैसे कि एक और सवाल था अपना अभी अभी जो अपन ने किया था, अनंत बटे अनंत रूप का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत x + 1/2x + 3, अनंत बटे अनंत है, ऊपर का अवकलन ऊपर कर दो, नीचे का अवकलन नीचे कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत। अब ये 1/2 को क्या फर्क पड़ता है, x कहीं भी जा रहा हो तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब अपन आ जाते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल सीमाओं पर, चर घातांकीय सीमाओं पर। ठीक है, तो 3 टाइप की सीमाएं होती है ना, इनमें से पहला वाला जो है इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये दिया गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और fx की घात gx दिया हुआ है, जहाँ क्या होता है कि जब x a की तरफ जाता है, जब x a की तरफ जाता है तो fx तो अपना 1 की तरफ जाता है और gx अनंत की तरफ जाता है। मतलब आधार में लिखा हुआ फंक्शन 1 की तरफ जाता है और घात में लिखा हुआ फंक्शन अनंत की तरफ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सीमा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और इसको इसमें बदल दिया जाता है, किस में बदल जाता है, e की घात gx गुणा f(x - 1), इससे ये सवाल किया जाता है। सारे 1 की घात अनंत वाले सवाल इस रूप से किए जाते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहाँ पे लूँ, मान लीजिए आपको ये दिया गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की घात 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, e की घात ये आगे आ जाएगा और 1 + x - 1 f(x - 1), लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऑब्वियसली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की घात 1/x और 1 + x - 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की घात x से x भी कट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा e। 0 की घात 0 और अनंत की घात 0, इन दोनों ही सवालों में एक दूसरी चीज यूज की जाती है। इसमें क्या होगा, ऐसा दिया हुआ होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x की घात gx), और क्या हो रहा होगा कि जब x a की तरफ जाता है तो f(x) भी 0 की तरफ जाता है और gx भी 0 की तरफ जाता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम कह देंगे 0 की घात 0 है, और अगर ऐसा हो रहा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) की घात gx दिया हुआ है और जब x a की तरफ जाता है तो f(x) जो है वो अनंत की तरफ जाता है और gx जो है वो 0 की तरफ जाता है। इन दोनों ही सिचुएशन में सीमाओं को ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि दोनों तरफ, मान लीजिए सीमा का मान l है, मान लीजिए सीमा का मान l है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे,
एल एन ई आधार पर, एल एन एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और हम जानते हैं कि लॉग लेते हैं तो ये क्या होता है, घात आगे आ जाती है, ये क्या बन जाएगा, एल एन एफ एक्स बन जाएगा। अब क्या काम करना, एल एन एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और इसको कैसे लिख लेना, एल एन एफ एक्स को तो ऊपर ही रहने देना, एफ एक्स अनंत हो या जीरो हो इसको ऊपर ही रहने देना, और ये जो जी एक्स है ना इसको 1/gx पहुंचा देना। तो देखो अगर लॉग में अनंत लिखोगे तो भी अनंत आएगा, लॉग में जीरो लिखोगे तो भी अनंत आएगा, तो ऊपर वाला तो अनंत था ही, नीचे जी एक्स जीरो जा रहा था, तो 1/0 क्या हो गया, अनंत हो गया, तो ये किस में बदल जाएगा, अनंत बटे अनंत में बदल जाएगा। और फाइनली क्या करना, इस पूरी चीज को ई की घात में लिख देना, पूरी चीज को, ये जो भी सीमा का मान है ई की घात में लिख देना, तो अपनी सीमा आ जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है, इतना काम कर लोगे तो तुम्हारी चीजें हो जाएंगी, इतना काम कर लोगे तो तुम्हारी चीजें हो जाएंगी। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल करते हैं। जैसे कि इस सवाल को देखो, ये कहाँ जा रहा है, आधार देखोगे π/4 लिखेंगे तो 1 की तरफ जा रहा है और घात अनंत की तरफ जा रही है, तो इसमें सीधा सीधा हम लोग 1 की घात अनंत वाले का काम जो करते हैं वही कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 ई की घात, इसको आगे ले लो tan 2x और इसमें से 1 घटा के लिख दो। समझ गए बात को? अब इसको हल कर लो, या ये सीमा को ई की घात में पहुंचा दो, ई की घात लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, ये tan 2x का क्या सूत्र होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा tan x माइनस 1, तो ये हो जाएगा ई की घात लिमिट x टेंडिंग टू π/4 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x गुणा 1 प्लस tan x, बोलो हाँ या ना, और गुणा में क्या लिखा हुआ है tan x माइनस 1, तो देखो क्या कट जाएगा, इस tan x माइनस 1 वाले से ये 1 माइनस tan x कट जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा, बाकी में सीमा रख देते हैं, तो माइनस 1 आ गया और गुणा में 2 tan π/4 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan π/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की घात -2 और 1 प्लस 1 यानी ई की घात -1 यानी कि 1/e उत्तर हो जाएगा। बस इसी प्रोसेस से हमको जाना होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसे अपन 0 की घात 0 या अनंत की घात 0 की बात करें तो एक सवाल लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं, जब x π/2 की तरफ जा रहा है तो ये अनंत की घात 0 वाला सवाल हो गया। अब अनंत की घात 0 में क्या किया जाता है, ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2, माइनस है ऑब्वियसली, ये कॉस आगे आ जाता है और ये चीज लॉग के अंदर चली जाती है, यही सिखाया था मैंने। फिर क्या करो, इसको नीचे भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा अपना लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ln tan x, और cos x नीचे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा अपना। अब ये हो गया अनंत बटे अनंत का रूप। याद रखना ये ln l का मान है, log l का मान है, अपन को लिमिट l बतानी होती है, ये log l का मान है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में अनंत बटा अनंत है तो आप l हॉपिटल लगा सकते हो और इसको 0/0 में परिवर्तित कर सकते हो, तो अपन एक काम करते हैं l हॉपिटल लगा देते हैं, 1/tan x और tan x का sec स्क्वायर x, बोलो हाँ या ना, और sec x का sec x tan x, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर नीचे वाले का अवकलन नीचे, क्या बन गया ये बताओ, ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec स्क्वायर x अपॉन tan x, sec x tan x, एक sec x से एक sec x कट जाएगा, sec x अपॉन tan स्क्वायर x। बोलोगे सर ये तो अभी भी 0/0 है, रुको हो जाएगा, क्या किया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x को लिख दो 1/cos x, इसको लिख दो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos x से एक cos x कट जाएगा, ये कितना आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ऊपर आ गया cos x, नीचे आ गया sin स्क्वायर x। अब सीमा का मान रख दो,
ये हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 1, उत्तर हो जाएगा इधर 0, है ना। लेकिन ये किसका मान है, ये ln l का मान है, ln l इज इक्वल टू 0 है, तो l हो जाएगा e की घात 0, यानी कि उत्तर हो जाएगा 1। समझ गए, कर पाओगे इस टाइप की चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगली चीज़ देखते हैं, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है हम लोगों से कि मान लीजिए एक फलन है f(x) और हमको इसकी सीमा बतानी है, जब x a की तरफ जा रहा है तो ये फलन किस ओर जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक फलन ढूंढेंगे जो इससे बड़ा हो, एक फलन ढूंढेंगे जो इससे छोटा हो, gx hx, एक फलन ढूंढेंगे जो इससे बड़ा हो और एक फलन ढूंढेंगे जो इससे छोटा हो। अगर fx जो है वो gx से छोटा है और hx से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a hx जो है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx से छोटा होगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx जो है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx से छोटा होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, मान लीजिए बाई चांस यह लिमिट और यह लिमिट बराबर आ जाती है, अगर यह लिमिट भी l आ जाती है, यह लिमिट भी l आ जाती है, तो ये l से बड़ा भी है l से छोटा भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बीच वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा, बीच वाला भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, बीच वाला भी क्या हो जाएगा, बीच वाला भी l हो जाएगा, छोटा भी l ऊपर बड़ा भी l, तो दोनों तरफ से अगर लिमिट l की तरफ जा रही है तो बीच वाली चीज़ भी हम लोग बोल देंगे कि l की तरफ ही जा रही है। यही होती है अपनी सैंडविच थ्योरम या निष्पीड़ित खेल प्रमेय। एक सवाल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है ना। अब हमें देखना है कि ये फलन किस तरफ जा रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सदैव x माइनस 1 से बड़ा होता है और x से छोटा होता है। अगर 2x की बात करोगे तो ये 2x माइनस 1 से बड़ा होगा और 2x से छोटा होगा। ऐसे करते करते nx माइनस 1 से nx है, अगर हम इसको पूरे को जोड़ दें तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को, x प्लस 2x से लेकर nx, और एक 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 कितनी बार घटेगा, n बार घटेगा। बीच में क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2x से लेकर nx। अब x कॉमन ले लिया तो 1 से लेकर n तक का योग कितना होगा, n प्लस n गुणा n प्लस 1/2 माइनस n, ये अपना हो गया x 2x nx, और यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, n गुणा n प्लस 1/2, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, बटे में n स्क्वायर चाहिए, तो इसके बटे में भी n स्क्वायर लगा दिया, इसके बटे में भी n स्क्वायर लगा दिया, इसके बटे में भी n स्क्वायर लगा दिया। अब अपन बीच वाले की सीमा पता करने की जगह, बीच वाले की सीमा पता करने की बजाय अपन क्या करेंगे, इधर वाले की सीमा पता कर लेंगे और इधर वाले की सीमा पता कर लेंगे। अगर दोनों सीमाएं बराबर आ गई तो हम बोल देंगे कि भैया बीच वाले की सीमा भी वही होगी। तो छोटे वाले को देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत x गुणा n स्क्वायर प्लस n/2 माइनस n बटा n स्क्वायर, है ना। तो n स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा अपना x, n स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लो तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1/n/2 माइनस 1/n अपॉन n स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 1/n 0 की तरफ, 1/n 0 की तरफ, उत्तर आ जाएगा x/2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत, इधर वाला देखते हैं, इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, x n गुणा n प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर। अब ऊपर से एक और n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1/n/2 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 1/n शून्य हो जाएगा, ये भी x/2 आ रहा है। मतलब इधर वाली सीमा भी x/2 है, इधर वाली सीमा भी x/2 है। जब इधर वाली भी x/2, इधर वाली भी x/2, तो भैया बीच वाली भी क्या होगी, x/2 ही होगी। यही होती है सैंडविच थ्योरम।
यही होती है सैंडविच थ्योरम। समझ गए बात को? बोलो क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपना लिमिट वाला पार्ट खत्म होता है। अब आ जाते हैं अपन कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है, अगर आपने लिमिट समझ ली तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी समझने में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लिमिट समझ ली तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। देखो कंटिन्यूस कब कहा जाता है? जब किसी फलन के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु पर मान के बराबर आ जाए। तो आपको एक तरह से बस इस प्रकार के सवालों में दो सीमाएं निकालनी होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। अगर ये इसके बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि ये क्या है। अगर ये इसके बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि फलन x इज इक्वल टू ए पर सतत है। फलन x इज इक्वल टू ए पर सतत है। समझ गए बात को? बोलो। एक दो छोटी छोटी चीजें और आएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, है ना। देखो सबसे पहले इस सवाल को करते हैं, ये सतत है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? राइट हैंड लिमिट पता करनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट पता करनी होगी और फलन का मान 1 पर पता करना होगा। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे फलन सतत है। ठीक है, तो पहले RHL की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़े में फलन क्या आ रहा है? तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एक से बड़ा, एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। एक से छोटे में फलन कौन सा लेना होता है? एक से छोटे में फलन लेना होता है साइन पाई एक्स बाई 2। एक से थोड़ा सा छोटा, अब साइन फलन तो सतत ही होता है तो सीधा सीधा मान रख दो, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1। एफ ऑफ 1, 1 किधर है? बराबर का चिन्ह इधर है तो यहाँ पर आएगा 1। ये कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 1 आ रहा है। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है और फलन का मान भी 1 आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो हम तुरंत से कह देंगे कि फलन एक सतत फलन है। ठीक है, एक इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, एक इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें अननोन का मान पूछा जाता है कि अननोन का मान क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें वही चीज़ें बता रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण है और जिनसे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक वो भी चाहिए जिससे कभी कभार रेयरली सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अति महत्वपूर्ण विशिष्ट कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये फलन पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे सतत है। पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे सतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर पहले मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अपना राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान ये बराबर होना चाहिए। इसी तरह से पाई बाई 2 पे भी करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पता कैसे करें? तो देखो पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 से छोटे पे कौन सा फलन है? ये है। पाई बाई 4 के बराबर पे ये है और बड़े पे भी यही है। और पाई बाई 4 के आसपास साइन भी सतत होता है, कॉस भी सतत होता है, कॉट भी सतत होता है, तो अपन सीधा मान रख सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में अपन क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 से बड़े वाले में कौन सा फलन लेना है? ये वाला लेना है, 2x कॉट एक्स प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखना है अपन को? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से छोटे में कौन सा फलन आएगा? x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स। और एफ पाई बाई 4, एग्जैक्ट पाई बाई 4 में कौन सा लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, तो 2 गुणा पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 प्लस बी। 2 पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा 1 प्लस बी। यहाँ लिखोगे पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 और साइन पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई रूट 2। और यहाँ पर तो वही आएगा, 2 गुणा पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 हो गया 1 प्लस बी। मतलब ये पहला और तीसरी तो एक ही बात है, तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे अपन। ये कितना हो गया? पाई बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस ए। तो ये एक समीकरण मिल गई अपन को ए और बी के बीच में। दूसरी समीकरण कहाँ से मिलेगी? पाई बाई 2 से मिलेगी।
इस पर भी क्या करेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू π/2 पर मान, है ना। π/2 पे मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ही होगी तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, a cos 2 x की जगह लिख दोगे π/2 माइनस b साइन x की जगह लिख दोगे π/2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2π/2 cot π/2 प्लस b, तो ये हो जाएगा a cos पाई यानी कि -1 माइनस b, ये हो जाएगा अपना π/2 cot π/2, cot π/2 हो जाता है 0 प्लस b, तो माइनस a माइनस b माइनस a इज इक्वल टू 2b, माइनस a इज इक्वल टू 2b यानी a इज इक्वल टू -2b। एक संबंध ये रहा, एक संबंध ये रहा, दो समीकरण, दो अननोन है, मान आप निकाल सकते हो, π/2 प्लस b π/4, a की जगह लिख दो -2b, तो 3b इज इक्वल टू -π/4, b इज इक्वल टू आ जाएगा -π/12 और a इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। ठीक है, कर पाओगे इस टाइप की चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक और चीज होती है मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय क्या कहती है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम होती है, दो टाइप की बातें होती है। मान लीजिए एक फलन सतत है, किसी एक बिंदु पर फलन का मान ऋणात्मक है और किसी एक बिंदु पर फलन का मान धनात्मक है। यहाँ फलन का मान ऋणात्मक है, यहाँ फलन का मान ऋणात्मक है, और फलन कैसा है, सतत है। अगर फलन सतत है, एक बिंदु पे फलन का मान ऋणात्मक है, एक बिंदु पे फलन का मान धनात्मक है, तो कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक x a से b में ऐसा अवश्य होगा जहां f ऑफ x क्या हो, शून्य हो। एक जगह फलन का मान ऋणात्मक है, एक जगह धनात्मक है, फलन सतत है, मतलब कम से कम एक बार तो कट करते हुए जाएगा ही सही, है ना। अगर ऊपर जाके नीचे आया तो फिर एक से ज़्यादा भी संभव है, लेकिन कम से कम एक बार तो कट करेगा ही। यही मध्यमान प्रमेय होती है और कुछ नहीं होती है ना। तो सिंपल कंटिन्यूटी का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही मध्यमान प्रमेय वाला होता है। प्रदर्शित कीजिए कि इसमें ठीक एक मूल है, तो देखो जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो आएगा 0 गुणा e की घात 0 -2, यानी कि माइनस, ये तो -2 ही हो गया, और एफ ऑफ 1 ये हो जाएगा 1 गुणा e की घात 1, तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, और एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x गुणा e की घात x -2। अब देखो ये अपना सतत फलन है, x सतत है, e की घात x सतत है। अगर दो फलन सतत हैं तो उनका गुणा भी सतत होगा, उसमें से दो घटा दोगे तो भी सतत होगा, तो f(x) कैसा फलन हो गया, f(x) सतत फलन हो गया। तो एक सतत फलन है, 0 पे मान ऋणात्मक ले रहा है, 1 पे मान धनात्मक ले रहा है, तो कम से कम एक जगह तो कट करते हुए जाएगा ही। बस हमको यही सिद्ध करना था, बस हमको यही तो सिद्ध करना था, ये सिद्ध कर दिया, सवाल खत्म। समझ गए बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सततता में ये दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग आ जाते हैं अवकलनीयता पर। अवकलनीयता के बारे में बात करें तो जैसे सततता में सीमाएं ज्ञात करनी होती है, वैसे ही अवकलनीयता में भी सीमा ज्ञात करनी होती है। दो प्रकार के सवाल बनते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जो है, एक फलन अपन को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये x इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय कब कहा जाएगा, अवकलनीय होगा। अच्छा, अवकलनीय होने का क्या अर्थ है, अवकलनीय होने का अर्थ है कि फलन जो है ना उस बिंदु पर सतत होना चाहिए और साथ ही में स्मूथ भी होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये सतत भी है, ये अवकलनीय भी है, ये सतत भी है अवकलनीय भी है। ये कैसा है, सतत भी है अवकलनीय भी है। लेकिन अगर इस फलन को देखोगे, यहां क्या आ गया, शार्प पॉइंट आ गया। अब शार्प पॉइंट जब आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। सतत तो है, अवकलनीय नहीं है। ये सतत भी है और अवकलनीय भी है।
सतत भी है, अवकलनीय भी है। और अगर सतत ही नहीं हुआ तो फिर तो अवकलनीय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अगर यहां पर बात करें तो ये सतत नहीं है। अब सतत ही नहीं है तो मतलब अवकलनीय भी नहीं होगा। अवकलनीय होने की प्रारंभिक शर्त ही यही होती है, अवकलनीय होने की सबसे जरूरी शर्त ही यही होती है कि फलन पहले तो सतत होना चाहिए। सतत होने के बाद दूसरी चीज होती है कि शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये तो ग्राफ से देखने की वाली बातें हो गई, लेकिन हर फलन का तो अपन ग्राफ बना नहीं सकते हैं। तो फिर बिना ग्राफ बनाए अवकलनीयता कैसे जांचते हैं? तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 हर जगह काम करेगा, है ना। इसमें क्या पता करना होता है अपन को? एक चीज पता करनी पड़ती है राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक चीज पता करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को जैसे ए पर पता करना है तो इसको लिखा जाता है एफ डैश ए प्लस, और इसका मान कुछ इस तरह से पता किया जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एफ डैश ए माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस ही होता है एफ ऑफ ए माइनस एच, नीचे आता है माइनस एच। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग कह देंगे कि फलन जो है वो अवकलनीय है। फलन जो है वो अवकलनीय है, मतलब अवकलनीय अगर सिद्ध हो गया तो सतत तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो अगर कोई तुमसे एक ही सवाल में ये पूछे कि सतत और अवकलनीय है या नहीं है, और तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे काम कम करना है, तो तुम ऐसा करो सीधा अवकलनीयता पता कर लो। लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये भी हो जाती है कि अगर अवकलनीय नहीं आया तो फिर सततता के बारे में बोल ही नहीं सकते। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, तो फिर सततता चेक करने भी जाना पड़ेगा। तो दूसरा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि पहले सततता चेक कर लो। सततता चेक करने से ये पता चल जाएगा कि अगर सतत ही नहीं है तो अवकलनीयता जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सतत है तो फिर अवकलनीयता जांच लो। अब वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम कैसे जाना चाहते हो, है ना। एक दूसरा मेथड ये होता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कि x इज इक्वल टू ए पर अगर अवकलनीयता जांचनी है, इस पर अवकलनीयता की जांच के लिए आप क्या कर लो, एफ डैश एक्स की x इज इक्वल टू ए पर सततता जांच लो। मतलब अगर इस फलन की अवकलनीयता चाहिए तो इसका एक बार अवकलन करो और उसकी सततता की जांच कर लो। अगर अवकलज सतत है तो फलन अवकलनीय है, समझना इस बात को। अगर अवकलज सतत है तो फलन अवकलनीय है। ये मेथड तभी काम में आएगा जब फलन को हम लोग अवकलन कर पाए। सिंपल सा फलन हो, आसानी से अवकलन हो रहा हो, एफ डैश एक्स ज्ञात कर पा रहे हो तो इसका प्रयोग करना, अन्यथा यह तो अपने पास है ही। और इसके लिए भी मैंने एक चीज़ तुम्हें बता दी है कि भैया अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट लग रहा है कि ये सतत नहीं हो सकता तो पहले सततता की जांच कर लो। अगर सतत आ गया तो अवकलनीयता की जांच करो, सतत नहीं आया तो अवकलनीयता की जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक सवाल करते हैं, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है अपन को। अब मैंने क्या क्या बताया अभी कि भैया अगर तुम्हें एफ एक्स की अवकलनीयता की जांच करनी है तो इसका अवकलन कर लो। एक्स का अवकलन हो गया 1, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, और इसकी सततता की जांच कर लो। यानी कि इसके लिए राइट हैंड लिमिट और इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो फलन के मान के बराबर भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें 1 रखो, इसमें 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फलन का मान कितना है, 2 है। मतलब ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब फलन अवकलनीय नहीं है। ये मेथड 2 से बता दिया मैंने। मेथड 1 से बताता हूँ ताकि हम लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना भी आ जाए। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश 1 प्लस
लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। ध्यान से सुनते रहना भैया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, एक से बड़ा वाला किस में रखना है, इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर। एक कहाँ रखेंगे, एक भी इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे में आ जाएगा h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच। एक 1 से एक 1 कट गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो जाएगा h गुणा h प्लस 2 अपॉन h, h से h कट जाएगा और 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2, जो यहाँ से भी दिख रहा था अपना राइट हैंड लिमिट f डैश x का राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या सूत्र होता है, f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। 1 माइनस एच यानी कि एक से छोटा, एक से छोटा ही मतलब फलन कौन सा आएगा, 1 माइनस एच का 1 माइनस एच ही हो जाएगा। 1 पे मान 1 है, नीचे माइनस एच है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस एच बटा माइनस एच, उत्तर कितना आ रहा है 1, जो कि यहाँ से भी आ रहा था। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही थी, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, फलन कैसा है, अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर आछे की बोलछी दादा, हाँ कूल, अवकलनीयता समझ गए। चलो एक दो सवाल और करते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अपनी। ये वाला काम करो, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं केवल और केवल अति महत्वपूर्ण विशिष्ट टॉपिक ही यहाँ कवर कर रहा हूं। पूरा डिटेल में अगर आपको अननेसेसरी चीज़ों पर भी अभी जो समय है उस हिसाब से समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ें, तभी हम लोगों का फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर डिटेल में तो फिर बहुत ज़्यादा करने के पीछे जाएंगे तो ज़रूरी चीज़ें भी छूट जाएंगी। अब ये अवकलनीय है, अब अवकलनीय है मतलब सतत तो होगा ही, अवकलनीय है मतलब सतत तो होगा ही। अब सतत है मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बराबर होगा। 0 इधर रखोगे तो क्या मिलेगा, e की घात 0, नहीं बड़े वाले पे रखना है, 0 इधर रखोगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 1 का स्क्वायर। 0 इधर रखोगे तो e की घात 0, a गुणा 0, और एग्जैक्ट 0 तो यहीं रखोगे, तो ये कितना हो गया अपना b इज इक्वल टू ई की घात 0, 1 हो गया प्लस ए, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। ये किससे आ गया, सततता से आ गया, तो मतलब आंसर या तो a होगा या c होगा। अब अवकलनीयता की बात करें, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, तो अगर ये x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है मतलब इसका जो अवकलज होगा वो क्या होगा, e की घात x का e की घात x प्लस a, और यहाँ पर आ जाएगा b और 2 गुणा x माइनस 1, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसकी सीमा की बात कर लें तो 0 इधर रखने और इधर रखने पे बराबर आना चाहिए। इधर रखूंगा तो e की घात 0 प्लस a, इधर रखूंगा तो b 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2b, है ना, तो 1 प्लस a माइनस 2, a इज इक्वल टू हो गया माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा अपना माइनस 3,1 यानी कि a। समझ गए बात को। तो अवकलनीयता पर मैक्सिमम सवाल इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना। अगर तुम जेईई मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो 90% सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की चीज़ों को मैं रोकता हूँ, बहुत ज़्यादा हमने कर लिए हैं सवाल, तो पहले इसको सिंक इन होने दो। इस पर और सवाल मैं आने वाली क्लासेस में लेता रहूँगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाऊँगा, वो आपको करने हैं, क्लास क्वेश्चंस करने हैं, प्लस प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है वो करनी है, और प्लस एनसीईआरटी आपको करनी है। आई होप ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे,
है ना। और पढ़ाई कर रहे होंगे, ये सेशन यूज़फुल रह रहा होगा। आने वाले क्लासेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूँ, क्योंकि एक और बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, उसकी वजह से ऑब्वियसली इस पर भी असर आएगा। तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, इस सीरीज़ में कुछ ऐसा चेंज हम लोग करने वाले हैं कि ये आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी बन जाएगी, और ज़्यादा यूज़फुल बन जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आज का क्लास को यहीं पे रोकते हैं हम लोग। नोट्स आप ऐप पर जाके देख सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे जरूरी चीज़, प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि इस संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।